नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 81वां एपिसोड है जिसमें होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब, जिसमें तमाम जो है आप लोगों के सवालों को लिया जाता है। यदि आपके मन में कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कहीं डिटेल में आपको समझना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसे प्रेस करके आप अपनी समस्या को हम तक डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं। साथियों, आज है 22 मार्च यानी कि विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे के नाम से जाना जाता है आज का दिन। और कहीं ना कहीं हमें इस पे जो है ध्यान देना होगा। जैसे लगातार हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से नदियों को जो है एक तरीके से नाला बना दिया गया है। कहीं ना कहीं हमें अपने एंड पे भी ये कोशिश करनी होगी कि नदियों के आसपास जो कूड़े कचड़े हम लोगों की तरफ से होते हैं उसमें कमी लाई जाए। जितना भी अगर छोटा छोटा प्रयास भी करेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रयास बन जाएगा। और आप समझिए कि जहाँ पे भी पानी बर्बाद होता हुआ दिखे, ये एक संकल्प हमें हर किसी को लेना होगा कि उसे बचाया जाए। ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे एक तरीके से मीटर नहीं लगे हैं पानी के, वहाँ पे काफ़ी अनियमित रूप से पानी के खर्च किए जाते हैं। अब आप समझिए कि कॉमन टैंक है और एक साथ ही सप्लाई सबको दे दी गई है। किस घर में कितना यूज हो रहा है, कितना नहीं यूज हो रहा है, कहाँ अनर्गल यूज हो रहा है, कहाँ सही उपयोग हो रहा है, इसका लेखा जोखा आप नहीं रख सकते हैं। कई बार लोगों के टैप खुले रह जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसे मीटर लगाए जाएं, अगर वहाँ पे कुछ लंबे समय तक कहीं पानी निकल रहा है तो ऑटो स्टॉप हो जाए, दोबारा लोग उसे ऑन कर लें, ऐसी स्थिति में पानी कहीं ना कहीं कंजर्व होगा, सेव होगा। और लोग जो है जब मीटर लगेगा वहाँ पे कुछ उनको अमाउंट पे करना होगा, तो एक स्वाभाविक होता है हर किसी का कि उसका उपयोग जितना कम से कम हो सकता है उतना करेंगे। तो ये हर सोसाइटीज़ में होना चाहिए। हमें अपने एंड पे चाहे थोड़ा ही पानी क्यों ना बचाएं, पर उसे बचाना ही होगा, क्योंकि पुणे जैसे शहर में पानी की कैसी किल्लत है। जो पुणे में लंबे समय से रहते हैं उन्हें पता है। तो एज ए पुणेकर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम अपनी तरफ से लोगों को जागरूक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो है वेस्ट होने से बचाएंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल की तरफ पहले चलते हैं। ज्योतिर्मय नंदी जी हैं, इन्होंने पूछा है, एक्सीलेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस गिव्स आंसर टू मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कंसर्न्स, आई हैव ए क्वेश्चन। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया हमारे काम को। इन रेरा वेबसाइट ए डेवलपर कैन चेंज ए अपलोडेड डॉक्यूमेंट आफ्टर सम टाइम, सो इफ ए बायर बाइज बेस्ड ऑन ए डॉक्यूमेंट which is changed later, then how does he fight it out legally? The website should maintain older version of the document as archive. देखिए, ये सुझाव बड़ा अच्छा है कि जो भी डॉक्यूमेंट पहले अपलोड किए गए हैं उसे आर्काइव में डाल के रखें और जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है उसे एज ए न्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में दिखना चाहिए। पर आप ये देखिए, जो भी चीज़ें अपडेट की जाती हैं ज्योतिर्मय जी, उसमें क्या होता है कि जहाँ पे स्कोप है कोई अमेंडमेंट के, मान लीजिए FSI बढ़ गई और पहले वो फ्लोर था 16 फ्लोर की बिल्डिंग थी, अब हो गई 20 स्टोरीड। तो क्योंकि वहाँ पे FSI बढ़ गया उस साल में और वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में था, उन्होंने फाउंडेशन वगैरह शायद इस तरीके का बनाया रहा होगा कि उसमें 2-4 फ्लोर ऐड किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, प्लान को रीसैंक्शन कराते हैं, उसमें वो एडेड फ्लोर जो आते हैं उसके साथ वो नया ब्लूप्रिंट, नया सैंक्शनिंग जो है अपलोड कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए आर्काइव रखा जाता है तो वहाँ पे एक जो है दुविधा भी क्रिएट होगी। मान लीजिए जिन्होंने पहले खरीदा उनके लिए तो आसान है कि हमने इस बेस पे खरीदा था, अब ये हो गया। लेकिन जो नए बायर आएंगे उनको ये समझने में दिक्कत आएगी कि आखिर ये था क्या। या तो उसके बारे में एक अवेयरनेस रखा जाए और बताया जाए कि ओल्डर डॉक्यूमेंट है और लोग उस तरीके से समझें, ये कन्फ्यूजन ना हो। और कई बार क्या होता है कि डेवलपर भी नहीं चाहता है कि जो नए बायर आ रहे हैं वो ये सब चीज़ों को समझे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों के सामने कि कई बार फ्लोर जो है बढ़ जाते हैं, नई बिल्डिंग भी ऐड हो सकती है, कुछ और भी नए चेंजेस आ सकते हैं। तो डेवलपर के लिए क्या होगी समस्या कि वो पीछे चीज़ों को जो है जस्टिफाई कैसे करेगा, और कहीं ना कहीं वो एक निगेटिविटी के रूप में उस सामने आ जाएंगी। आनी भी चाहिए, सुझाव भी अच्छा है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो नए बायर्स के लिए। और जहाँ पे जो अमेंडमेंट हो सकते हैं वही अमेंड किए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये देना चाहिए, खासकर ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे मल्टीपल रेरा हैं, जैसे 2-2 टावर के रेरा लिए जा रहे हैं, तो आप पहले से ही मान के चलिए कि इसमें फ्लोर भी बढ़ सकता है, बिल्डिंग भी नहीं आ सकती है। इस चीज़ को पहले से ही दिमाग में रखते हुए आप अपने डिसीजन को लीजिए।
डेवलपर या जो बेचने वाला है वो आज की स्थिति में जो भी बोल रहा है उसके बोलने पे मत जाइए, नहीं नहीं सर यहाँ नहीं होगा, नहीं हाइट नहीं बढ़ेगी, नहीं आगे ओपन रहेगा, इस चक्कर में मत जाइए। हाँ, किसी प्रोजेक्ट का सिंगल रेरा है, यानी कि वहाँ मान लीजिए 5 बिल्डिंग बनने वाली है और पूरे बिल्डिंग का जो है पूरे प्रोजेक्ट का एक ही रेरा लिया गया है, तो वहाँ पे चेंजेस होने की संभावनाएं कम होती है। हाँ, हो सकता है कि अगर एफएसआई इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने या डेवलपर ने प्रीमियम एफएसआई को यूज़ किया खरीद के, तो वहाँ पे फ्लोर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई नए टावर आ जाएंगे, पोजीशन बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा सुझाव और काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पहले जो बताई जाती हैं वो अलग होता है और बाद में आते आते बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा देखा है कि जब उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, उसमें जो नई बिल्डिंग इंट्रोड्यूस की गई उसके साथ पार्किंग का जो है बिल्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में उसी पार्किंग के बिल्डिंग को बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि नीचे पार्किंग तो 2-3 फ्लोर का रहेगा लेकिन उसके ऊपर भी रेजिडेंशियल प्रोवाइड कर दिया गया। अब जिन्हें पहले बेचा गया उनके लेवल पे तो ये बिल्कुल एक तरीके से गलत है, क्योंकि उन्होंने सोचा था यहाँ पे 400-500 लोग रहेंगे, लेकिन अगर आप पार्किंग की बिल्डिंग को भी हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज बढ़ेंगी, यानी कि उस प्रोजेक्ट में कंजेशन बढ़ेगा, भीड़ भाड़ बढ़ेगी। तो यह भी एक समस्याएं लोगों के साथ देखने में आई हैं। तो इसलिए इन सब मुद्दों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे कोई स्कोप है और भी चेंजेस के, क्या अगर नया बिल्डिंग तो नहीं आ जाएगा, हमने जहाँ ख़रीदा है उसका जो व्यू हो वो ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं होगा किसी नई बिल्डिंग से। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं एक स्कोप रखिए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। पर मुझे लगता है ये सुझाव बड़ा अच्छा है और महारेरा को ये ध्यान भी देना चाहिए कि डेवलपर जितनी बार अमेंड करे वो चीज़ जो है वहाँ पे दिखाया जाए और जो पुराने डॉक्यूमेंट उसे आर्काइव में रखा जाए। हमने कई जो है स्टेट के क्योंकि देखिए जो ये यहाँ पे महाराष्ट्र में महारेरा है, यूपी रेरा है, दिल्ली रेरा है, स्टेट ने अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा उनको स्कोप दिया गया अमेंडमेंट का कि जो स्टेट लेवल के रूल रेगुलेशंस हैं उसके साथ मर्ज करके इस रूल को अप्लाई किया जाए महारेरा को रेरा को। तो महाराष्ट्र के रेरा में मैंने एक कमी और भी देखी है कि यहाँ कॉस्ट शीट अपलोड करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। वहीं अगर आप यूपी रेरा देखें, हरियाणा रेरा देखें, दिल्ली रेरा देखें तो वहाँ पे कॉस्ट शीट भी अपलोड की जाती है, यानी कि आप प्रोजेक्ट पे विजिट करने से पहले ही उनका जो कोटिंग प्राइस है एटलीस्ट वो आप देख पाते हैं। और उसमें भी अगर आपकी बात ऐड कर दी जाए कि अगर कुछ नया प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो उसको वो ऐड कर दें उसमें, और पुराना जो है आर्काइव में देखे उसका डेट देखे भाई ये इस डेट तक अप्लीकेबल था, अब ये रिवाइज हो गया है। तो इसमें अथॉरिटीज़ के लिए भी अच्छा रहेगा और बायर के लिए भी अच्छा रहेगा कि 1 साल पहले इसका क्या रेट था, आज क्या है, क्या कुछ फ़र्क आया है या कम हुआ, ज़्यादा हुआ, जो भी है वो उसे देख पाएगा और डिसीजन लेना और भी आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसमें ऐड होनी चाहिए। हाँ, महारेरा में, महाराष्ट्र के रेरा में एक अच्छी चीज़ हमने देखी, जो इनका इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी जगहों के मुकाबले जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उनका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो इसमें आपकी भी पॉइंट को अगर ऐड किया जाए बड़ा अच्छा होगा। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पे ऐसे भी पॉइंट्स को उठाया जाए कि जहाँ पे अगर कुछ चीज़ों में बदलाव की जाए तो बायर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आप लोग ऐसे सवाल भी करें जिससे कि ये नई नई चीज़ें निकल के भी आएँ। हो सकता है आप अपनी तरफ से नए पॉइंट दें, जैसे अभी आपने यहाँ पे दिया है। मैरी अलेक्जेंडर हैं, इनका सवाल है हाउ सेफ इज़ पोडियम लेवल फैसिलिटीज़ सेफ आफ्टर 20 ईयर्स। देखिए पोडियम लेवल की जो फैसिलिटीज़ हैं 20 साल की क्या बात है, 2 साल में हालत ख़राब हो जाते हैं। आप गोदरेज इन्फिनिटी प्रोजेक्ट देख लीजिए, हमने कई बार कवर भी किया है। वहाँ पे आप देखें तो बारिश के समय अच्छे तरीके से पानी नीचे जाता है बेसमेंट के पार्किंग में, क्रैक्स हैं मल्टीपल। ये सबसे बड़ी समस्या है लीकेज और सीपेज की, जो पोडियम के लेवल पे देखी गई हैं। खासकर ये क्यों होता है, क्योंकि पूरे पोडियम को अमूमन एक साथ नहीं बनाया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग के साथ का पोडियम एक साथ बनाया गया, दूसरे बिल्डिंग को थोड़े समय बाद, महीने 2 महीने, तो जब डिफरेंस होता है तो वहाँ पे ज्वाइंट्स आते हैं मल्टीपल। और आपको पता है कि पुणे जैसे शहर में टेम्परेचर डेविएशन इतना ज़्यादा है कि आप देखेंगे गर्मियों के समय में ही ले लीजिए, दिन में टेम्परेचर 42 43 तक चला जाता है और रात में वही टेम्परेचर आपका 23 से 24 डिग्री तक आ जाता है, यानी कि 18 से 20 डिग्री का जो है डेविएशन देखने में आ रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है इसके चलते भी क्रैक्स आते हैं और ये लीकेज सीपेज का रूप ले लेते हैं। इसके लिए प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होना इंपॉर्टेंट है, एक्रेलिक फिलिंग होना चाहिए। और आज के समय में वाटर प्रूफिंग के तमाम चीज़ें आ चुकी हैं और डेवलपर खर्चे की वजह से इसको करने से बचते हैं।
तो यह एक समस्या ज़रूर है जो आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि पोडियम है तो वहाँ लीकेज सीपेज आएंगे ही आएंगे। अगर ढंग से जो है वाटर प्रूफिंग की जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन तमाम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया गोदरेज, जो कि अच्छे खासे डेवलपर को जो है चीज़ें हैंडओवर करते हैं कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, अगर उनके यहाँ समस्याएं आ रही हैं तो जो बाकी डेवलपर हैं, क्योंकि हम काफ़ी बड़ा नाम देते हैं गोदरेज या तमाम ऐसे डेवलपर्स को, तो ये समस्याएं कहीं भी आ सकती हैं। आप जब भी खरीद रहे हैं किसी पोडियम वाले प्रोजेक्ट में तो आप डेवलपर से पूछिए भाई किस तरीके से जो है आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं, किस तरीके का वाटर प्रूफिंग रहेगा, क्या लीकेज सीपेज होने की संभावना है या नहीं। वो तो कहेंगे कि नहीं रहेगा, उनसे पूछिए किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि लीकेज सीपेज नहीं होगा, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा। वो भी ये पॉइंट आपके सामने लाएंगे टेक्निकली कि भाई हम ये चीज़ों को कर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे ये समस्याएं नहीं आएंगी या ये समस्याएं आने की संभावना वो आप खुद ही गेस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल संदीप सांगले जी का है, लगातार हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोगों से सर्विस भी इन्होंने लिया हुआ है। इनका सवाल है, नाइस वीडियो एज यू इन्फॉर्म्ड फॉर न्यू प्रॉपर्टी देयर इज एन न्यू टैक्स, सो प्लीज़ मेक complete video on this because we are getting possession in 2025 and why there much difference between new property tax and old property tax। देखिए सांगले जी, क्या होता है, पीएमसी और पीसीएमसी दो बॉडी हैं पुणे में। पीएमसी ने अगर देखें तो एक साल पहले अप्रैल लास्ट ईयर जो है ये डिसीजन लिया था कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होंगी तो उस नए प्रॉपर्टी पे जो है नए तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा जो एनुअल रेटेबल एक तरीके से प्राइस होता है एआरपी, उसके हिसाब से जो है प्रॉपर्टी टैक्स आपकी इवेल्युएट की जाती है। यानी कि जो नए पोजीशन में आ रहे हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के, उनका जो एवरेज रेटेबल वैल्यू रहेगा एआरवी, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे जल कर लिया जाता है आपसे, वहाँ पे क्लीनिंग कर लिया जाता है, तो ये बेस प्राइस। अब इसका निर्धारण कैसे होता है एआरवी का? एआरवी के लिए आपका सबसे पहले समझा जाता है कि वहाँ का रेडी रेकनर रेट क्या है। अब मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2020 में हुआ है तो उस पर वो लोग इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। 5% का जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन प्रॉपर्टीज़ का बढ़ा रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ है। तो रेडी रेकनर के हिसाब से उसका एक बेस प्राइस जो है डिसाइड किया, उसी बेस प्राइस को ही एवरेज रेटेबल वैल्यू के नाम से जाना जाता है। अब उस बेस वैल्यू से, जैसे आपका एग्रीमेंट कॉस्ट होता है, उस एग्रीमेंट कॉस्ट के ऊपर ही आप स्टैम्प ड्यूटी देते हैं 6%, 5%, या भी 1 अप्रैल से बढ़ने वाला है तो 7% होगा। उसी के ऊपर ही आप जो है जीएसटी पे करते हैं। यानी कि आपका ये वैल्यू फिक्स्ड है और इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस अलग अलग हैं, उसको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ही एआरवी फिक्स होता है और कॉर्पोरेशन ने इसको आसान बनाने के लिए क्या किया है, 57 डिवीजन बना दिए पीएमसी ने। यानी पूरे पीएमसी का जो लोकेशन है, जो आज की डेट में सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र का, जो नए 23 विलेज ऐड हुए 2021 में, उसके बाद सबसे बड़ा कह सकते हैं आप, सबसे बड़ी सिटी बन गई महाराष्ट्र से, मुंबई से भी बड़ी। तो अब आप ये समझिए इन्होंने 57 डिवीजन बना दिए। अच्छा, इस पे जब इनसे सफाई मांगी गई भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उनका सीधा कहना है कि हमें कॉर्पस क्रिएट करना है, नए जो न्यूली एडेड विलेजेस हैं, 23 नए विलेज जो ऐड हुए हैं, उनमें बेसिक सुविधाओं को मुहैया करने के लिए, क्योंकि तुरंत ही उनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, उनमें सबका नोंद कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर देखा जाएगा कि इस नए 23 गाँवों में कितने का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन होगा, फिर रोड हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, गार्बेज कलेक्शन हो, ऐसी तमाम चीज़ों को एसेस करना होगा, कितना खर्चा आएगा, कितने नए एम्प्लॉय वहाँ डिप्लॉय करने होंगे। तो इसके हिसाब से पहले उनको कॉर्पस चाहिए। वहीं पे बहुत से जो एक्टिविस्ट हैं जो लोकल लेवल पे, उनका ये कहना है कि भाई आपके बहुत ज़्यादा जो लैंड पार्सल है आपने रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ से तमाम रेंटल जो है कलेक्ट होना बाकी है करोड़ों में, पहले आप उसे कलेक्ट करिए, वहाँ से आप जो है एक तरीके से कॉर्पस की तैयारी करिए, ना कि जो है टैक्सेस को बढ़ा के। और जितना आपका कारपेट एरिया कम होगा, प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़ने की संभावना कम होगी। क्योंकि पीछे यह भी देखने में आया है कि तमाम सिटी जैसे नागपुर में, मुंबई में, नवी मुंबई में जो छोटे फ्लैट थे, 500 स्क्वायर फीट से कम का जो एरिया था कारपेट एरिया का, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ वेवर भी दिया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय पे जो छोटे साइज के फ्लैट हैं वहाँ पे कुछ वेवर दिए जाएं। पर ये बेसिक जो हमने आपके सामने रखा कि प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस बेस पे और कहाँ पे बढ़ने की संभावना है। आगे चलते हैं।
संतोष खड़े जी हैं, इनका सवाल है, माई ऑफिस एंड शॉप पोजिशन वॉज सपोज टू बी 2 years बैक बट स्टिल इट इज नॉट डन एंड नाउ डेवलपर इज सेइंग महारेरा डेट इज extended but the Maharera date is for full project. My project is in first phase. For shop I have already made full payment, so he is okay to give me 1 year minimum rental of 15,000, supposed to be 25,000, आपने ब्रैकेट में डाला है. And for office I made 88% payment but he is not ready to pay me any rental. What can we do if RERA date is extended but possession was supposed to be 2 years back? Developer is Siddhi Vinayak Vision 1 and Vision Project located ताथौड़े and पिंपले सौदागर. देखिए संतोष जी, सवाल बहुत सही है आपका और अमूमन यह देखने में भी आया है जिस प्रोजेक्ट में भी शॉप रेजिडेंशियल या फिर शॉप प्लस ऑफिस स्पेसेस रहते हैं उसमें शॉप की डिलीवरी पहले दे दी जाती है, क्योंकि वो अमूमन पहले दूसरे तीसरे फ्लोर तक होते हैं. जैसे मान लीजिए बेसमेंट कम ग्राउंड फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर या अपर लेवल पे कुछ शॉप्स दिए गए हैं जिनकी विजिबिलिटी सामने रोड से आ रही है, तो इन 2-3 फ्लोरों का कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है. ऊपर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, कुछ सेफ्टी नेट्स वगैरह लगा के, शेड लगा के नीचे जो है शॉप्स के पोजीशन दे दिए जाते हैं, तो उसका पोजीशन डेट अलग जो है एग्रीमेंट में मेंशन करता है डेवलपर. वहीं जब बात ऑफिस की आती है या उसके ऊपर बने हुए रेजिडेंशियल की आती है, उसका पोजीशन डेट अलग होता है, क्योंकि उसके लिए पूरी बिल्डिंग का कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर वो ऑफिस स्पेस है किसी भी फ्लोर पे हो ऊपर या फिर रेजिडेंशियल हो. लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो शॉप के लिए तैयार हो गया है, उसके पीछे कारण यह होगा कि शॉप का जो पोजीशन डेट है वो काफ़ी जल्दी रहा होगा. उसमें भी हो सकता है उसको एक्सटेंशन मिला हो, लेकिन उसने एग्रीमेंट में मेंशन किया था तो वो देने के लिए तैयार हो गया. आप कह रहे हैं कि 25,000 होना चाहिए लेकिन वो 15 दे रहा है, तो ये तो कम से कम कुछ ना कुछ आपको दे रहा है. दूसरा आप कह रहे हैं ऑफिस स्पेस में है तो हमने 88% दिया है, तो अब आप ये मान के चलिए अगर पोजीशन डेट ही एक्सटेंड हो गया है महारेरा के वेबसाइट पे, तो अगर आपके एग्रीमेंट में भी लिखा है तो वो उसको ओवरराइट कर देता है एक तरीके से, यानी कि जो महारेरा का डेट है वही फाइनल डेट माना जाएगा. तो ऐसे केस में आप अगर कुछ एक्शन लेने भी जाएंगे तो डेवलपर के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमें एक वैलिड पॉइंट पे एक्सटेंशन मिला हुआ है. वो मेजरली जो है आपका फोर्स मेजर क्लॉज होगा जो कि कोविड की वजह से है, 2 सालों में 6-6 महीने करके जो है 2020 और 2021 में ये एक्सटेंशन मिला है. तो उस बेस पे मुझे नहीं लगता कि आपका जो ये पॉइंट पे फाइट करना है वो बहुत स्ट्रांग हो पाएगा, खासकर ऑफिस स्पेस के मामले में जो आप कह रहे हैं 88% आपने पे किया हुआ है. मुझे लगता है कि इसे म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर डेवलपर के साथ थोड़ी बहुत बात करके कि भाई मान लीजिए आप पोजीशन नहीं दे पाए, उसके पीछे जो भी कारण हो, चाहे कोविड हो और भी कारण हो, तो मेरा भी तो पैसा फंसा हुआ है, तो वो किस तरीके से आपको कंपनसेशन दे सकता है. क्या बचे हुए पेमेंट का और भी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, या थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट दे दें, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको रेंटल ऑफर, ये म्यूचुअली ही आपको एग्रीड कराना होगा. इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि एक्सटेंशन मिला हुआ है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है. और अब आप एक तरीके से ले चुके हैं, एग्रीमेंट हो ही चुका है और उम्मीद करते हैं पोजीशन जल्द से जल्द मिल जाए. तो डेवलपर के साथ एक बार खुला संवाद करिए, बात करिए, और जो भी बात का निष्कर्ष निकले क्रक्स हो उसे रिटर्न लेना ना भूलें, चाहे वो पेपर पे हो या फिर मेल पे. मेल रहे तो ज़्यादा अच्छा है. आगे चलते हैं. पंकज जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सौदागर टीम, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब एंड आई फॉलोड योर चैनल सिंस लॉन्ग टाइम. आई वॉन्ट टू चेक रेरा of one of the project but now on website I am not able to see RERA of the registered project without login. Can you help me with it? देखिए पंकज जी, ये समस्याएं बहुत लोगों को आ रही हैं, पर ये समस्या नहीं है, बस इन्होंने थोड़ा सा इसमें शायद चेंजेस किया हुआ है इसके लिंक में. आपने क्या किया है, जैसे आपके हिस्ट्री में होगा, आप जैसे महारेरा लिखने MHA लिखते होंगे, ऑलरेडी जो हिस्ट्री में आपके रिकॉर्ड है वही वेबसाइट आती है, आप उसको एंटर मारते हैं और वो आपको जो दिखाता सीधा, या तो आप पेज क्रिएट करिए यानी कि साइन अप करिए, या फिर लॉगिन का ऑप्शन आता है. सीधा क्या करना है, आप महारेरा गूगल में सर्च करिए. अगर वो जो हिस्ट्री से उठा के आपको पूरी वेबसाइट दिखा रहा है, प्लीज़ उसको एंटर मत करिए, सिर्फ महारेरा गूगल पे सर्च करिए. पहला ऑप्शन जो आ रहा है उसे एंटर करिए. आप जैसे ही पेज ओपन होगा, मराठी में है पेज, आप सीधा चले जाइए नोंदनी. अगर मराठी में अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोंदनी में जाइए और नोंदनी के नीचे नोंदनी प्रकल्प है, वहाँ पे एंटर करिए, डायरेक्ट आपको पेज पे ले जाएगा. जैसे आप पहले
जो है डायरेक्ट सर्च कर पाते थे विदाउट लॉगिन, वैसे ही कर पाएंगे। आपको मराठी नहीं समझ में आ रही किसी को तो सिंपल कॉर्नर पे इंग्लिश का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करिए, आपको इंग्लिश में आएगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, जो ढेर सारे ऑप्शन दिए होते हैं ऊपर हेडर पे, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। नीचे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट आएगा पहला ऑप्शन, उसे क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट वही पेज खुल जाएगा। जैसे पहले सर्च करते थे आप वैसे ही सर्च कर पाएंगे। यह जानकारी अपने सारे जानने वालों को दे दीजिए, क्योंकि तमाम कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, हमने कई कमेंट के रिप्लाई भी दिए हुए हैं। और ये सवाल मैंने आपका इसलिए भी ले लिया जिससे जिनके पास भी ये समस्या, क्योंकि आपको लगेगा लॉगिन करना होगा, कई लोग इसको स्किप कर देते होंगे, छोड़ो यार कौन जाए लॉगिन करे देखे, छोड़ो चलते हैं बुक करते हैं। तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए उससे आप एक तरीके से अनछुए रह जाएं। तो आपको ये बात हर किसी को बतानी है, जो भी लोग अपना सपनों का घर खरीद रहे हैं या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, पहले उसे समझ लें, देख लें, सही लगे तो ही आगे बढ़ें। आगे चलते हैं, दिलीप जाधव जी हैं, इनका सवाल है और ये काफ़ी अपने आप में एक अलग सवाल है और इसे ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हमें बिल्डर ने प्री EMI स्कीम दिया, बुकिंग के साथ ऑफर सीट दिया जिसमें टीवी, फ्रिज ETC था। लोन का इंटरेस्ट बिल्डर पे करने वाला था, लेकिन पोजीशन के टाइम इनकार कर दिया। हमारा घर बिल्डर ने रेंट पर लिया उसके ऑफिस के लिए। 4 साल हो गए हैं, रेंट नहीं दिया, खाली भी नहीं कर रहा है, क्या करें प्लीज़ एडवाइस। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलीप जी वो आपको दबाते जा रहे हैं, आप दबते जा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र सीट दी थी कि आपके घर के साथ कुछ चीज़ें आने वाली हैं और वो उस चीज़ से मुकर जाते हैं पोजीशन के टाइम पे, आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला था, यानी कि वो जो इंटरेस्ट आपको जो पे करने वाले थे वो भी नहीं किए, फिर भी आपने भरोसा करके उनके साथ रेंट एग्रीमेंट कर लिया। जब आप रेंट एग्रीमेंट करने गए तो अब आपके पास, आप कह रहे हो रेंट एग्रीमेंट अगर है तो फिर तो वो उनको खाली ही करना पड़ेगा। आप उस पर लीगल एक्शन लीजिए, आप FIR करिए, पुलिस के पास जाइए, लॉयर हायर करिए, क्योंकि किसी के ऊपर 4-4, 5-5 बार आप भरोसा कर ही क्यों रहे हैं। अगर उसने एक बार चीज़ को डिलीवर नहीं किया है, आपको नहीं दिया है, तो दूसरी बार भी नहीं देगा, उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं और तीसरी बार तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो इस पर आप तुरंत लीगल एक्शन लीजिए। अगर बात से बात नहीं बन रही, जाहिर सी बात है 4 साल हो गए, बात से बात नहीं बन रही होगी, और इन सब झांसे में मत चलिए। कोई भी हो, देखिए आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी ये बातें पता चलेंगी, फ्रिज दे रहा है, AC दे रहा है, किचन कैबिनेट दे रहा है, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इस पर कभी भी भरोसा मत करिए। ये सब चीज़ें 25-30 हज़ार से लेकर 50,000 लाख रुपए, जितना आपको गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये सब छोड़िए, आपके हिसाब से लोकेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए, डेवलपर अच्छा होना चाहिए, टाइम पे पोजीशन मिलना चाहिए और स्पेस आपको जितना चाहिए उतना होना चाहिए, तब आप अपने पैसे को लगाइए, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा हो। तो ये हर किसी के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो साथियों, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक करिए और ऐसी जानकारियों से लगातार जुड़े रहने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। लगातार हम लोग पुणे रियल एस्टेट के ऊपर, पुणे शहर के ऊपर, पुणे में हो रहे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस ला रहे हैं। आप लोगों को पसंद भी आएगा। तमाम वीडियो हमने अपलोड भी किया है, उसे भी देखिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।